Assalamu alaikum everyone. Chapter 1, 10 Principles of Economics. इस चैप्टर के ना हमें पता चलेगा what kinds of question does economic address, इसकी definition क्या होती है, ये किस तरह से डील करता है different scenarios के अंदर, what are the principles of how people make decisions, what are the principles of how people interact, what are the principles of how the economy as a whole works. सबसे पहले इकोनॉमिक्स का हम ये जिक्र करेंगे स्कार्सिटी के बारे में। स्कार्सिटी क्या है? देयर इज लिमिट ऑन सोसाइटीज रिसोर्सेज, मतलब के सोसाइटी के अंदर कोई भी चीज अनलिमिटेड नहीं है। हमारे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है, हमारे पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है, हमारे पास अनलिमिटेड खाने को चीजें नहीं है, हमारे पास अनलिमिटेड कपड़े पहनने को नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ लिमिट टू एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन नेचर। अनलिमिटेड कुछ भी नहीं होता। अब इकोनॉमिक्स क्या करती है? इकोनॉमिक्स का काम ही है द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी मैनेजेस इट्स स्कार्स रिसोर्सेज, मतलब के जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं सोसाइटी के अंदर मौजूद, उनको किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है बेस्ट वे पॉसिबल के अंदर। इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है। अब लोग किस तरह से डिसाइड करते हैं कि उन्होंने कितना लगाना है, खर्चा करना है, कितना सेव करना है, कितना काम करना है, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, किसको बेचना है, किससे खरीदना है, ये सारे डिसीजन इकोनॉमिक्स स्टडी करता है कि वो इनको इन्फ्लुएंस कौन सी चीज करती है। डिफरेंट फर्म्स हैं, उनको ये पता कैसे लगता है कि उन्होंने क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कौन से वर्कर्स हायर करने हैं, कितने वर्कर्स हायर करने हैं। इवन इन सोसाइटी के अलावा अब डिफरेंट कंट्रीज के पास जो लिमिटेड बजट होता है, अब उसको वो डिसाइड करना होता है कि उन्होंने कितना नेशनल डिफेंस पे लगाना है, कितना कंज्यूमर गुड्स पे लगाना है, कितना इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन पे लगाना है। लाइक पाकिस्तान जैसा कंट्री है जो कि सराउंडेड मतलब इंडियन से भी ताल्लुकात सही नहीं है, इवन अफगानिस्तान से भी खराब हैं, एंड चाइना भले ही अब जाके फ्रेंड है लेकिन स्टिल, और इराक वगैरह से भी इश्यूज चल रहे थे एंड टेररिज्म से भी लड़ रहा था। तो पाकिस्तान का नेशनल बजट हाईयर था, हाई अभी भी है एज कम्पेयर टू कंट्रीज लाइक आयरलैंड जो कि काफी पीसफुल कंट्रीज हैं। उनका नेशनल बजट डिफेंस बहुत ज्यादा कम है, उनका ज्यादा फोकस हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर वो आराम से कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ हाउ पीपल मेक डिसीजंस। पीपल आर फेस्ड विद ट्रेड ऑफ्स। ट्रेड ऑफ का मतलब है एक डिसीजन वो लेंगे तो उसके बैक एंड पे कोई ना कोई चीज वो छोड़ रहे होंगे। अब ट्रेड ऑफ्स किस तरह से होते हैं? आप एग्जाम से एक रात पहले मूवीज देखते रहो, पार्टी में चले जाओ, तो आप एग्जाम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आप अगर एग्जाम के अंदर परफॉर्म अच्छा करना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन उस वक्त आप मूवी या पार्टी नहीं कर पाओगे। अगर आप ज्यादा चीजें खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। ज्यादा काम करोगे तो जिम के लिए, खाने पीने के लिए, आप मूवी देखने के लिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आपके पास टाइम कम बच जाएगा। इवन अगर आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो कुछ रिसोर्सेज होंगे प्रोड्यूस जो कि कंज्यूमर गुड्स के अंदर भी हो सकते हैं। जैसे पहले प्लास्टिक को प्रोड्यूस किया जा रहा था बहुत ज्यादा, लेकिन अब इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर प्लास्टिक बैग बैन हो गए क्योंकि वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो प्लास्टिक कंज्यूमर गुड्स की तरह यूटिलाइज हो सकती थी, अब वो नहीं हो रही क्योंकि इन्वायरमेंट को ही प्रोटेक्ट करना है। तो ये भी डिसीजन है, या इन्वायरमेंट को तबाह कर सकते हैं या प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं आप। अब एफिशिएंसी और इक्वालिटी के अंदर काफी ज्यादा ट्रेड ऑफ मौजूद होते हैं। इक्वालिटी क्या कहती है? सब लोगों को इकट्ठा एक जैसा दे दो, सारे रिसोर्स इक्वली उनमें बांट दो। अब इक्वल बांट देंगे रिसोर्सेज हर किसी में, तो बंदों के पास मोटिवेशन खत्म हो जाएगी काम करने की। उनके पास किस तरह से काम करने की मोटिवेशन खत्म हो जाएगी? उनको लगेगा कि मैं 10 घंटे काम कर रहा हूँ, मुझे भी उतने ही पैसे मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू कोई दूसरा बंदा है जो 1 घंटा काम कर रहा है, उसको भी इतने ही रिसोर्स मिल रहे हैं। तो वो मोटिवेट ही नहीं रहेगा कि उसको इतनी मेहनत करनी चाहिए।
एफिशिएंसी क्या करती है कि व्हेन द सोसाइटी गेट्स द मोस्ट फ्रॉम इट्स स्कार्स रिसोर्सेज। एफिशिएंसी ये है कि जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना ही मिले। अब एफिशिएंट वे के अंदर मिले मतलब जिस तरह से सोसाइटी को सबसे ज्यादा फायदा हो, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को उस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे मैंने अभी बताया कि इक्वालिटी अगर ज्यादा करना चाहेंगे तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अब प्रिंसिपल नंबर 2, द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। अब मेकिंग डिसीजंस रिक्वायर कंपेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ अल्टरनेट चॉइसेस। आप कोई भी चीज परचेज करने जाते हो तो आपके पास डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। आप हमेशा ये नहीं होता कि फर्स्ट चीज जो परचेज की दिखी उसी को परचेज कर लिया। इवन अगर आपने फर्स्ट चीज परचेज कर ली, आप थोड़ी देर शॉप से बाहर निकलोगे तो आप सोचोगे यार मैं वो परचेज नहीं करता, मैं ये परचेज कर लेता। तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन हमेशा कोई ना कोई मौजूद होता है आपके पास। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनी आइटम इज व्हाटएवर यू मस्ट गिव अप टू ऑब्टेन इट। अब किस तरह से, मतलब सेकंड बेस्ट ऑप्शन आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आप यूनिवर्सिटी में जो टाइम स्पेंड कर रहे हो उसके अंदर आप ट्यूशन दे रहे हो, आप किताबें पढ़ रहे हो, आप ट्यूशन भी कुछ स्टूडेंट्स ले रहे होंगे या कोई ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ रहे हैं, तो उन सब की फीस वगैरह दे रहे हैं। तो ये तो उनकी है, खर्चा है आपका। लेकिन इसके अलावा आप इस दौरान जो जॉब करके पैसे कमा सकते थे वो भी आपको नहीं मिल रहे, वो भी आपका लॉस है। भले ही आपको इतनी अच्छी जॉब ना मिलती लेकिन स्पेसिफिक अमाउंट तो आपको मिल रही होती ना, तो वो भी आपकी कॉस्ट है। अब आपके पास एक कमरा है, अब उस कमरे को अंदर आप खुद रह रहे हो, तो आपका क्या कहते हैं उसके अंदर भी क्या कॉस्ट होगी? आप उस कमरे से जो रेंट हासिल कर सकते थे अगर आप रेंट पे दे देते तो वो आपकी कॉस्ट होगी। लेकिन अगर आप रेंट पे दे दोगे तो खुद कहाँ रहोगे उस वक्त? अगर जो आप रेंट पे दे दोगे तो आपकी कॉस्ट क्या होगी? खुद के रहने की जगह नहीं रहेगी, आप कहता वो कॉस्ट होगी। मतलब सेकंड बेस्ट ऑप्शन कॉस्ट होती है। अगर आप रेंट पे दोगे तो आपका सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप खुद रह सकते थे वहां पर। अगर आप खुद रह रहे हो तो आपका सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या था? आप उसको रेंट पे दे देते। अब देखो मूवी देखने जा रहे हो आप, तो मूवी के जो टिकट का प्राइस है सिर्फ वही आपकी कॉस्ट नहीं है। आप जो थिएटर के अंदर टाइम स्पेंड कर रहे हो वो अपनी फैमिली के साथ कर सकते थे, वो आप बुक पढ़ सकते थे, वो आप जिम जा सकते थे, डिफरेंट सिनेरियोस के अंदर यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन अब आप नहीं करोगे तो वो भी आपका कॉस्ट है। अब प्रिंसिपल नंबर 3, रैशनल पीपल थिंक एट मार्जिन। रैशनल पीपल, अब ये सोच समझ के डिसीजन लेने वाले लोगों को रैशनल पीपल कहते हैं। अब सोच समझ के जो बंदा डिसीजन लेता है वो ज्यादा बेहतर डिसीजन लेता है एज कम्पेयर टू जो बंदा बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर किसी चीज के नॉलेज के डिसीजन ले ले। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो हमेशा मार्जिन के ऊपर डिसाइड कर रहा था। मार्जिन क्या है? मार्जिन ये है इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट टू एग्जिस्टिंग प्लान। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक कार है, आपने एक कार परचेज की, आपको पता है कि इसके टायर्स 1000 किलोमीटर मजीद चल सकते हैं, लेकिन आपने देखा कि मार्केट के अंदर टायर्स की सेल लगी हुई है, आपको 70% ऑफ पे टायर्स मिल रहे हैं। अगर आप वो टायर्स परचेज कर लोगे तो आप मजीद 50,000 किलोमीटर चला सकते हो कार। तो उस वक्त आपका क्या है, अगर आप वो सेल का फायदा उठा लोगे तो आपके जो 1000 किलोमीटर अभी जो टायर के मौजूद थे वो वेस्ट हो जाएंगे। अगर आप 1000 किलोमीटर यूटिलाइज करना चाहते हो तो 70% डिस्काउंट मार्केट में चल रहा है, वो आप नहीं फायदा उठा सकते। तो आपने बेस्ट डिसीजन पॉसिबल लेना है सोच समझ के। अब देखो कोई स्टूडेंट है, उसके पास ऑप्शन क्या है कि वो ट्यूशन यूनिवर्सिटी आके पढ़ रहे या जॉब कर ले। अब स्टूडेंट को अगर पता है कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा तो फ्यूचर में जॉब मुझे बेहतर मिलेगी, उससे बेहतर कैश आएगा, तो पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। अगर उसे पता हो कि यूनिवर्सिटी पढ़ने के बाद भी जॉब मुझे उसी लेवल की मिलनी है जो कि मैं बगैर यूनिवर्सिटी में पढ़े कर सकता हूँ, तो वो कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ेगा। वो डिसीजन सोच समझ के ही लेगा। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, चलें ये वाली एग्जांपल का जिक्र कर लेते हैं। अब कोई मैनेजर है, वो ये सोच रहा है कि आउटपुट इंक्रीज करें, तो आउटपुट इंक्रीज करते हुए वो ये सोचेगा कि अब रॉ मटेरियल की कितनी कॉस्ट चाहिए, रॉ मटेरियल की कितनी क्वांटिटी चाहिए, उसका कितना खर्चा होगा।
उसके अलावा वो ये देखेगा कि लेबर कितना चाहिए, उसका कितना खर्चा होगा, एंड उसके बाद वो कंपेयर करेगा कि इससे रेवेन्यू कितना जनरेट होगा। अब क्या हो रहा है, अगर उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है प्रोडक्शन के अंदर, रेवेन्यू उससे कम जनरेट हो रहा है, तब वो इतना ज्यादा नहीं करेगा इंक्रीज प्रोडक्शन। अगर उसको पता लग जाए कि कॉस्ट मेरी इतनी ज्यादा नहीं भर रही एज कम्पेयर टू रेवेन्यू बहुत ज्यादा भर रहा है, तब वो प्रोडक्शन इंक्रीज कर लेगा। चले हम फोर्थ प्रिंसिपल पे आते हैं, पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव। पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव का ये मतलब है कि इंसेंटिव्स क्या होते हैं, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, प्रोस्पेक्ट ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अब किस तरह से इंसेंटिव्स के करते हैं, आप एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करोगे, आपके घर वाले खुश होंगे, उनकी खुशी की वजह से आप चाहोगे कि अगले एग्जाम के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करो ताकि आपके घर वाले आपसे दोबारा खुश हो, तो आपके लिए ये रिवॉर्ड है। उनकी खुशी से आपको खुशी मिल रही है, ये रिवॉर्ड है। हो सकता है घर वाले गिफ्ट्स भी दें आपको कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो भी आपके लिए रिवॉर्ड है। अब दूसरी सिचुएशन में कि आपने मेहनत नहीं की, आपके एग्जाम्स के अंदर अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो आपके घर वाले आपसे नाराज हो जाएंगे, आपकी हो सकता है पॉकेट मनी रोक लें, तो ये आपकी पनिशमेंट है। अब अगली दफा आप क्या पनिशमेंट के डर से कि पनिशमेंट ना दोबारा मिले, आप अगली दफा मेहनत करोगे। आप चाहोगे मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर आए ताकि मुझे पनिशमेंट ना मिले। आप पॉजिटिव से भी आप क्या कर रहे हो, परफॉर्मेंस बेहतर कर रहे हो। नेगेटिव पनिशमेंट से भी आप क्या कर रहे हो, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर रहे हो। तो ये आपके लिए इंसेंटिव्स हैं कि इससे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। अब जो सोच समझने वाले लोग हैं वो इशारे समझ जाते हैं कि रिवॉर्ड से, मेहनत से क्या फायदा होगा उनको। अब इधर एग्जांपल है गिवन कि जब गैस प्राइस राइज, गैस प्राइस मतलब फ्यूल प्राइस, पेट्रोल प्राइस जब बढ़ता है, तो लोग हाइब्रिड कार्स परचेज करने लग जाते हैं एज कंपेयर टू पेट्रोल रनिंग कार्स। अब सिगरेट के ऊपर टैक्स भर जाएगा, जैसे पाकिस्तान में पिछले दिनों रूल आया था कि पूरी की पूरी बंद डब्बी ही मिलेगी, ओपन सिगरेट सेल करना पाबंदी हुई हुई है। तो उससे क्या हुआ था, टीनेजर्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे बंद डब्बी सिगरेट की, वो बेचारे सिगरेट अब नहीं पी सकते। तो एक तरह से तो फायदा है कि वो खुद की हेल्थ प्रोटेक्शन हो रही है उनकी। अब प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं जो रैशनल पीपल का है। अब आपके पास जैसे एक कार है 1996 मस्टैंग, और आप उसके 1000 रुपए का खर्चा कर चुके हो ऑलरेडी। अब लास्ट मिनट के ऊपर क्या हुआ, आपको पता लगा कि इसकी ट्रांसमिशन खराब हो गई है। अब आपके पास ये है कि आपने 600 रुपए की उसको सही करनी है, या आपने अभी ही कार को बेच दो। आप 600 रुपए की सही करवा के कार को बेच सकते हो, या ऐसे ही बेच दो। अब आपके पास डिफरेंट सिनेरियोज हैं। अगर आपकी कार 6500 की सेल होगी, अगर आप ट्रांसमिशन सही करवा के बेचोगे और उसके अलावा 5700 की बेचोगे, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, इस ट्रांसमिशन को रिपेयर करोगे या नहीं। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आपकी ट्रांसमिशन सही होने के बाद $6000 की बिक रही है कार, एंड उसके अलावा 5500 की बिक रही है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। आप लोग वीडियो यहाँ पे पॉज कर दें एंड इसको सोचें कि क्या करना चाहिए। अब इसको सोल्यूशन क्या है, कॉस्ट कितनी है 600, जब 6500 की ट्रांसमिशन काम करने पे उसे मिल रहे हैं, विदाउट ट्रांसमिशन से ही करवाया उसे 5700 मिल रहे हैं, तो इसका डिफरेंस कितना है, $800 का। अब $800 का जो डिफरेंस है उसका मतलब क्या है, उसका खर्चा कितना है, 600 रुपए का। $800 का उसको प्रॉफिट हो रहा है, दो $800 उसको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसको $200 का प्रॉफिट हो रहा है। तो वो ट्रांसमिशन इस सिनेरियो में रिपेयर कर लेगा। अब दूसरे सिनेरियो में क्या है कि वो $6000 की कार बिकेगी जब ट्रांसमिशन सही होगा, अगर खराब होगा तो 5500 की बिकेगी। इस सिनेरियो के अंदर उसको क्या कहते हैं, $100 का नुकसान हो रहा है। किस तरह से, वो उसको पैसे मजीद $500 का इजाफा हो रहा है, लेकिन कॉस्ट उसकी 600 रुपये भर रही है। लेकिन हाँ, आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है कि जो 1000 रुपये पहले स्पेंड हो चुके हैं, उसको कोई भी आप डिसीजन के अंदर लेकर नहीं आएंगे। आपने जो 1000 रुपये खर्च कर दिए हैं उसको आप पहले डिसीजन में नहीं लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी संक कॉस्ट है, वो ऑलरेडी आप स्पेंड कर चुके हैं आपके फ्यूचर डिसीजन के ऊपर,
कोई भी इफेक्ट नहीं होता। आप अगर ये सोच लगे यार 1000 का खर्चा तो पहले ही कर चुका हूँ, मजीद खर्चा करूँ, तो ये गलत होगा। आपने जो पहले खर्चा कर दिया है वो आपके फ्यूचर डिसीजन के ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आपका अगला डिसीजन इसके ऊपर डिपेंड हो जाएगी कि ये स्पेंड करने से मुझे फायदा होगा या नहीं, ट्रांसमिशन रिपेयर करने से मुझे फायदा होगा या नहीं। चलें, अब प्रिंसिपल नंबर 5, ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। अब कोई भी बंदा दुनिया के अंदर सारी चीजें खुद नहीं बना सकता। वो अपनी कार खुद नहीं बना सकता, वो अपने कपड़े खुद नहीं बना सकता, वो अपने लिए सब्जी खुद नहीं उगा सकता, वो अपने लिए घर खुद नहीं बना सकता, वो अपने लिए बसेस नहीं बना सकता, वो अपने लिए प्लेन्स नहीं बना सकता, वो अपने लिए बेड नहीं बना सकता, तकिया नहीं बना सकता, इवन ये लैपटॉप और मोबाइल्स नहीं बना सकता। तो इट्स बेटर कि वो ट्रेडिंग करना शुरू कर दे। अब कंट्रीज किस तरह से बेनिफिट करते हैं ट्रेड एंड स्पेशलाइजेशन में, जैसे पाकिस्तान है, वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाहर भेज देता है, मैंगोज बाहर भेज देता है, तो क्योंकि वो बहुत अच्छा प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज। अब पाकिस्तान इंपोर्ट क्या कर लेता है बाहर से, मेडिकल इक्विपमेंट कर लेता है, पर या मशीनरी कर लेता है, या कपड़े वगैरह, या कपड़े वगैरह तो आजकल एक्सपोर्ट पे ही ज्यादा फोकस है। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बता दूं, एक्सपोर्ट तब होता है जब आप एक कंट्री से बाहर कोई चीज भेज रहे हो तो एक्सपोर्ट होता है। इंपोर्ट क्या होता है, बाहर वाली कंट्री से अपने कंट्री की चीज लेकर आ रहे हैं तो इंपोर्ट होता है। ये देखें वही चीज लिखी हुई है कि बाय गुड्स मोर चीपली फ्रॉम अब्रॉड देन कुड बी प्रोड्यूस एट होम। चीपली प्रोड्यूस, चीप मतलब चीपली का मतलब क्या है कि लोअर प्राइस के ऊपर। अब लोअर प्राइस के ऊपर चीज मिल रही है लेकिन अगर उसकी क्वालिटी कम है तब भी आप नहीं परचेज करोगे, तो उसकी क्वालिटी भी सेटिस्फैक्ट्री होना लाजमी है, तभी आप परचेज करोगे। अब मार्केट्स आर यूजुअली गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मार्केट्स क्या होती हैं, ऐसी जगह जहां पर ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हो। अभी जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक लोकेशन में हो, लाइक आप ट्रेड सेंटर का मार्केट कह सकते हो, ट्रेड सेंटर मार्केट है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं सिर्फ ट्रेड सेंटर ही मार्केट है। इवन OLX की भी मार्केट कहते हैं, वर्चुअल मार्केट। मतलब कोई बंदा मॉल्टन बीच जाके कार खरीद रहा है, कोई बंदा सैटेलाइट टाउन जाकर कार खरीद रहा है, कोई बंदा कमर्शियल एरिया जाके खरीद रहा है, कोई बंदा रेलवे रोड पर जाके कार खरीद रहा है। तो एक स्पेसिफिक लोकेशन नहीं कह सकते। इवन जो लोग घर से बिजनेस करते हैं वो अपने घर से ही प्रोडक्ट बना के सेल कर रहे होते हैं, तो उनका घर उनके लिए मार्केट है। जो बंदे क्या कहते हैं क्या कहते हैं वर्चुअल जैसे OLX वेबसाइट है उससे परचेजिंग कर रहे होते हैं, तो उनके लिए वो मार्केट है। एक स्पेसिफिक लोकेशन तक महदूद नहीं होता, ये जहां पर बायर्स और सेलर्स होंगे उसको मार्केट कहेंगे। अब इधर क्या फोकस होता है, what goods to produce, what, how much, who gets them। ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, what goods to produce, how to produce them। what goods to produce का मतलब क्या है कि बना के क्या बेचना है, किस तरह से बनाना है, how to produce them, कितना बनाना है। अब आपके कस्टमर 600 हैं, आप 1000 बना लोगे तो आपको 400 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल रह जाएगा आपके पास, वो सप्लाई सरप्लस में हो जाएगी। सरप्लस मतलब ज्यादा हो जाएगी आपके पास सप्लाई एज कम्पेयर टू जो उसकी डिमांड है। हु गेट्स देम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हु गेट्स देम। अब हु गेट्स देम क्या होगा, अगर आप फॉर एग्जांपल आपके प्रोडक्ट 300 है, कस्टमर 1000 है, तो ये 300 प्रोडक्ट किसके पास जाएंगे। अब आप काफी डील कर सकते हो इसको। एक तरीका तो ये प्राइसेस इंक्रीज कर दो, जो अमीर लोग होंगे जो परचेज अफोर्ड कर सकते हैं तो वो परचेज कर लेंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। दूसरा सिचुएशन क्या होती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जैसे सैलून्स एंड बार्बर्स होते हैं, उनके पास जो पहले लोग पहुंच जाएंगे उनकी कटिंग हो जाएगी। अगर क्लोजिंग टाइम हो रहा है एंड कुछ लोग बैठे हुए रह गए हैं तो ऑब्वियसली बार्बर तो शॉप क्लोज कर देगा एंड उनकी कटिंग नहीं हो पाएगी, जो पहले आया हुआ था उसी की कटिंग होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट रेमेडीज का जिक्र कर लेते हैं। जैसे गवर्नमेंट के पास 500 आटे की बोरियां हैं, 1000 गरीब लोग उनसे लेने पहुंच गए हैं, तो उधर क्या होगा, जो पहले आएगा उसी को मिल जाएगी आटे की बोरियां, पहले 500 लोगों को, बाकी जो बेचारे 500 लोग हैं उनको नहीं मिल पाएगा। हाँ, resources through the decentralized decisions of many households and firms as they interact in the market। अब इकोनॉमी, अब रिसोर्सेज जो मार्केट इकोनॉमी में हो रहे हैं
वो अब डिसेंट्रलाइज डिसीजन क्या है कि अब हाउस होल्ड खुद डिसाइड करेगा कि हाउस होल्ड और फर्म मिलकर खुद डिसाइड करेंगे कि उन्होंने क्या खरीदना है और क्या बेचना है। इसके अंदर कोई किसी और की इन्फ्लुएंस नहीं होगी। मतलब जो मेरे पैसे हैं, मेरी मर्जी, मैं क्या परचेज करूं, मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपने ये चीज परचेज करनी है। या फर्म्स हैं, उनका डिसीजन कि वो क्या बनाए, उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि उन्होंने क्या कहते हैं क्या नहीं बनाना। इवन उनको ये कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपने इनको सिर्फ बेच सकते हो, इनको नहीं बेचना आपने। तो हर किसी के पास ये फ्रीडम होता है। अब एडम स्मिथ के एक फेमस कहते हैं कोट है जो उसे 1776 में कहा था कि मार्केट को एक इनविजिबल हैंड कंट्रोल कर रहा था। अब इनविजिबल हैंड क्या है? इनविजिबल हैंड आर के मार्केट के अंदर हर किसी को ये नहीं पता, प्राइस मार्केट के अंदर हर किसी को ये नहीं पता कि कोई बंदा किसी प्रोडक्ट के लिए कितना प्राइस देने को रेडी है। अब इसके काफी सारे एग्जांपल्स हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ। आप एक बंदा है, वो मार्केट के अंदर गया है सोच के कि मुझे ये प्रोडक्ट 100 रुपए का मिल जाएगा। पर हाइपोथेटिकल प्रोडक्ट सोच लो, 100 रुपए का मिल जाएगा। वो मार्केट के अंदर गया, उसने वो देखा कि 150 का हो गया प्रोडक्ट, तो वो हो सकता है ना खरीदे। दूसरा बंदा है, वो सोच के जा रहा है मार्केट के अंदर कि सेम प्रोडक्ट 200 रुपए का मिलेगा, लेकिन उसे मार्केट में जाके देखा, अब वो 150 का मिला, तो वो तो कह गई यार 50 रुपए का फायदा हो रहा है मेरा, मैं तो ये परचेज कर लेता हूँ 150 रुपए का। बात यहाँ तक नहीं खत्म होगी। बात यहाँ पे खत्म होगी कि उन लोगों के अंदर विलिंगनेस कितनी थी परचेज करने की। अब जो बंदा सोच के जाए प्रोडक्ट 100 का मिलेगा, हो सकता है वो 150 वाला प्रोडक्ट भी परचेज कर ले क्योंकि उसको जरूरत इतनी ज्यादा है। और जो बंदा 200 का सोच के जा रहा था, वो जब 150 प्राइस देखे कहे कि हो सकता है लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट है, इसलिए वो परचेज ही ना करे। तो एक इनविजिबल हैंड डिसीजन को कंट्रोल कर रहा है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे सैनिटाइजर, 2 साल पहले कोई सैनिटाइजर को पूछता तक नहीं था। 120 150 रुपए की मिल रही होती थी बोतल से डिटॉल की, लेकिन कोई परचेज नहीं कर रहा होता था। अब 300 400 रुपए की बॉटल मिल रही हैं, लोग परचेज कर रहे हैं क्योंकि उनकी वो हो गई है, डिमांड हो गई है क्रिएट। अब लोगों को जरूरत है। अब इंटरेक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स डिटरमाइन प्राइसेस, निगोशिएशन के जरिए भी हो सकता है। अगर बायर्स ज्यादा हैं तो सेलर को फायदा हो, सेलर खुद सोच सकता है कि मैं महंगा प्रोडक्ट बेचूंगा। और ईच प्राइस रिफ्लेक्ट्स द गुड्स वैल्यू टू बायर्स एंड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड। एक प्राइस का क्या काम होता है? एक तो वो कॉस्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट को कवर करता है। दूसरा, ओनर को मजीद फायदा पहुंचाता है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आप डिपार्टमेंट की जो पीछे कैंटीन है, उधर अगर ये कोका कोला की जो बॉटल है, जो ½ लीटर है, 50 रुपीज की जो नॉर्मल मार्केट में मिलती है, वो 60 रुपीज की मिलने लग गया है। तो और मेरे पास, मेरा दिल चाह रहा है मैं कोका कोला की बोतल पीऊं, और दूसरा मेरे पास ऑप्शन क्या है, वो दूर जो ईसी की कैंटीन है, मैं उधर जाके परचेज करूं। तो मैं कहूंगा यार इतना दूर जो चल के जाऊं, सिर्फ 10 रुपए का ही फर्क है, मैं इधर से ही परचेज कर लेता हूँ। उस सिचुएशन में क्या है, मेरे लिए वो 60 रुपीज की जो कोल्ड ड्रिंक है वो भी वैल्यूएबल है, और 10 रुपए की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है एज कम्पेयर टू जो कोल्ड ड्रिंक पीनी है। और एज कम्पेयर सॉरी, वो 10 रुपए की इतनी वैल्यू नहीं है एज कम्पेयर टू कि मैं चल के इतना दूर या बाइक के ऊपर ईसी से जाके कोल्ड ड्रिंक लेके आऊँ। लेकिन अगर वो 50 वाली बोतल 100 की बेचने लग जाएगा, तो मैं कहूंगा या इतने में तो 2 आ जाएंगी, मैं इसी से जाकर ही ले आता हूँ। Price guides self-interested household and firms to make decisions that in many cases maximize society well-being. अब काफी सारे सिनेरियोज के अंदर यही होता है कि जो प्राइसेस सेट होते हैं उससे सोसाइटी का ही फायदा होता है, क्योंकि जो लोग मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, जो लोग पैसे ज्यादा कमा रहे हैं, उनको ही ज्यादा लग्जरियस आइटम्स मिलेंगे। जो लोग स्लैक ऑफ कर रहे हैं, सोसाइटी को इतना फायदा नहीं पहुंचा रहे, ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे, तो वो इतनी अर्निंग भी नहीं कर रहे होंगे। जब इतनी अर्निंग नहीं कर रहे होंगे तो उनको इतनी ज्यादा चीजें भी नहीं मिल रही होंगी, सोसाइटी के रिसोर्सेज भी उनको इतने ज्यादा नहीं मिल रहे होंगे। तो ये प्राइसेस की वजह से सोसाइटी के रिसोर्सेज सही लोगों में जा रहे होते हैं। अब प्रिंसिपल नंबर 7 क्या है? गवर्नमेंट कैन समटाइम इम्प्रूव मार्केट आउटकम। अब गवर्नमेंट का बेहतर है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी राइट इन्फोर्स करे। प्रॉपर्टी राइट्स पुलिस के जरिए, कोर्ट्स के जरिए। प्रॉपर्टी राइट्स चलो बता दूं क्या है, कि हर बंदे को इजाजत है कि वो अपनी प्रॉपर्टी खरीदे, अपनी मलकियत रखे। आपने
क्या कहते हैं, पैसे जो कमाए उससे आप कार खरीदें, आपकी मलकियत है, आप मोबाइल खरीदें, आप कपड़े खरीदें, आप खाने पीने की चीजें खरीदें, वो सब आपकी मलकियत होती हैं जो आप खरीदते हैं अपने लिए। अगर आपको पता हो कि मैंने कार जो खरीदी है वो फौरन चोरी हो जाएगी एंड मुझे ना गवर्नमेंट हेल्प करेगी, ना पुलिस हेल्प करेगी, ना कोर्ट हेल्प करेगी, तो आप मेहनत ही नहीं करोगे कि क्या फायदा कार खरीदने का जब उसमें चोरी हो जाना है। अगर आपको उम्मीद हो कि मैं अगर पुलिस के पास जाऊंगा कंप्लेन लेकर या कोर्ट के ऊपर जाके केस करूंगा तो मुझे मेरी चीज वापस मिल जाएगी, मुझे गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देगी, तो आप फिर मेहनत करोगे। दोबारा बताता हूँ, अगर आपको आपने मेहनत की, आपको पता है कि मैंने जितनी ज्यादा मेहनत कर लूँ मुझसे चोरी ही हो जाने हैं और गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी राइट्स इन्फोर्स नहीं किए हुए, तो जब मुझसे छीनी जानी है चीज तो क्या फायदा कि मैं इतनी ज्यादा मेहनत करूँ। गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी राइट्स इन्फोर्स किए हुए तब आपको पता होगा कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो प्रोटेक्टेड है और अगर चोरी कोई करेगा तो पुलिस और कोर्ट मेरी मदद करेंगे। सॉरी। अब मार्केट फेलियर कब होता है? जब रिसोर्सेज सही से अलोकेट ना हो सके। क्यों नहीं हो पाते? एक्सटर्नल रीजंस की वजह से। कभी कभार जो अगर प्रोडक्ट ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाए तो पोल्यूशन क्रिएट हो जाती है। जैसे काफी सारी फैक्ट्रीज हैं वो अपना पोल्यूटेड चीजें क्या कहते हैं नहरों में डाल रही थी, पानी खराब हो रहा था और जो पानी यूटिलाइज होता था फार्मिंग वगैरह के लिए तो फार्मर्स को काफी मसला हो रहा था। तो मार्केट उसकी फेल हो गई। इसलिए फेल हो गई क्योंकि उन्होंने बाहर की चीजों को डैमेज करना शुरू कर दिया उसकी प्रोडक्शन वगैरह। अब मार्केट पावर की वजह से भी फेल हो जाती है। जैसे काफी सारे बिजनेसेस हैं जो बायर्स को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे वापडा की एग्जांपल ले लेते हैं। वापडा पाकिस्तान में एक लौता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है सबको। अगर गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस ना करे तो वो वापडा तो ज्यादा से ज्यादा प्राइस करता जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है कि किस तरह से कितना प्राइस देना है। मोनोपोली क्या होती है कि एक ही बंदा है पूरी मार्केट के ऊपर कंट्रोल करता होता है। ये आगे जाके मजीद चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, इन सच केसेस पब्लिक पॉलिसी में प्रमोट एफिशिएंसी, क्योंकि अब गवर्नमेंट जब कंट्रोल करेगी प्राइसेस या गवर्नमेंट जब देखेगी कि पॉल्यूशन ज्यादा ना क्रिएट हो तो एफिशिएंसी ही बढ़ेगी सोसाइटी। गवर्नमेंट में आल्टर मार्केट आउटकम टू प्रमोट इक्विटी। अगर अब देखो, अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन जो पहले चल रही है इकोनॉमिक्स की वो सही नहीं है तो गवर्नमेंट आल्टर कर सकती है। गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज पहले उन्होंने बनाई हुई थी उनको चेंज कर सकती हैं। गवर्नमेंट ये चाहेगी कि एक हेल्दी कंपटीशन रहे बिटवीन पीपल ऑफ सेम इंडस्ट्री। वो गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती कि काफी सारे बिजनेसेस मिलके उनके कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाए और काफी सारे बिजनेसेस मिलके कस्टमर्स का फायदा उठाएं। गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं चाहेगा। तो गवर्नमेंट हमेशा कस्टमर को प्रोटेक्ट करने की ट्राई करता है एंड हेल्दी कंपटीशन रहना चाहता है कि बायर्स एंड सेलर्स के दरमियान ये ना हो कि बायर ज्यादा पावरफुल हो जाए, कि ये ना हो कि सेलर ज्यादा पावरफुल हो जाए, तो उनके लिए पावर गैप इतना ज्यादा ना हो। गवर्नमेंट हमेशा ये ट्राई करता है। अब एग्जांपल ले लेते हैं। अगर अब आउटकम किस तरह से इम्प्रूव होता है, पब्लिक स्कूल्स के अंदर किस तरह से इम्प्रूव होता है, वर्क प्लेस सेफ्टी रेगुलेशन में किस तरह से होता है, पब्लिक हाईवेज में किस तरह से इम्प्रूव होता है, पेटेंट लॉज में किस तरह से इम्प्रूव होता है। अब पब्लिक स्कूल्स और के क्या होगा, पाकिस्तान का लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा कम है। जैसे अगर पब्लिक स्कूल्स की फीसें ज्यादा हो जाएंगी तो इससे तो लिटरेसी रेट पाकिस्तान कभी नहीं बढ़ेगा क्योंकि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान तो वैसे ही डेवलपिंग कंट्री है, इतना ज्यादा उसके पास पैसा नहीं है। तो इट्स बेटर कि ये पब्लिक स्कूल जो हैं इनको फ्री एजुकेशन दे प्ले ग्रुप से 12th क्लास तक। इवन इन सम स्कूल दोपहर का खाना भी दिया जाता है। अब वर्क प्लेस सेफ्टी रेगुलेशन, अगर वर्क प्लेस सेफ्टी रेगुलेशन पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना करे तो ओनर को क्या है कि वो लोगों के लिए फायर एक्सटिंग्विशर रखे, वो क्यों खरीदे। अब गवर्नमेंट ने इन्फोर्स किया हुआ है कि फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, एग्जिट पॉलिसी होनी चाहिए इन केस फायर वगैरह, या अगर
कोई टॉक्सिक मटेरियल से डील कर रहे हैं तो एक सूट होना चाहिए जो कि लेबर को प्रोटेक्शन दे, उनकी हेल्थ की प्रोटेक्शन दे। काफी सारी सिचुएशन होती हैं। पब्लिक हाईवेज क्या है, पब्लिक हाईवे पे अगर पता है बंदों को कि चोरी आराम से हो जाएगी, कोई पुलिस नहीं है, कोई भी रेंजर्स के लोग नहीं है, तो उससे ट्रैवल करना खत्म कर देंगे। अब गवर्नमेंट किस तरह से बेहतर करती है, गवर्नमेंट पुलिस कार्स वहां पे खड़ी कर देती है, लोगों को हायर करती है, पुलिस ऑफिसर्स बनाते हैं उनको, एंड लोगों की प्रोटेक्शन के लिए उनको वहां पे खड़ा कर देते हैं। पेटेंट लॉज क्या है, अगर एक कंपनी है वो कई सालों से मेहनत कर रही थी एक दवाई बनाने के लिए, उसने इतने साल मेहनत किया, वो चाहेगा कि मैं जो इतने साल रिसर्च की है, इतना खर्चा किया है, उसका मुझे तो प्रॉफिट होना। अब पता चले वो मार्केट में वो प्रोडक्ट लेकर आए एंड अगले दिन ही उसकी कॉपियां बिकने लग गए मार्केट के अंदर, तो वो तो कहेगा यार क्या फायदा, अब वो लोग कॉपियां खरीद रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट कोई खरीद नहीं रहा। तो पेटेंट लॉ ये इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। अगर पेटेंट आपको मिल जाए 10 सालों का, 15 सालों का, 20 सालों का, तो आप उतने अरसे तक सिर्फ आप ही वो प्रोडक्ट बना सकते, कोई और नहीं बना सकता। इंसुलिन जैसे जब बनी थी तो जो इसके मैन्युफैक्चरर था उसने पेटेंट ले लिया था एंड शुरू के 10 सालों तक सिर्फ अकेला वो ही बना रहा था इंसुलिन। 10 सालों के अंदर उसने अपनी कॉस्ट भी कवर कर ली एंड प्रॉफिटेबल भी हो गया। वो जो उसने रिसर्च वगैरह में कॉस्ट की थी वो भी कवर कर लिया, प्रॉफिटेबल भी हो गया, एंड उसके बाद दूसरे लोगों ने फार्मूला वगैरह सीखा। अब एट प्रिंसिपल क्या है, अ कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। सीधी सीधी बात है, अमेरिका की एबिलिटी ज्यादा बेहतर है, चाइना की एबिलिटी ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेहतर है हमसे ज्यादा। अब किस तरह से कि उधर इनकम लोगों की ज्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, उधर लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। उधर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में 63-64 ईयर्स के लोग सोचते हैं कि वो हो जाएंगे, अमेरिका में 78-79 की एज का सोच होता है, चाइना में 80 तक सोच होते हैं, जापान में तो 90 प्लस तक लोग जा सकते हैं। अब उसके अलावा देखो, अब स्टैंडर्ड लिविंग मतलब 100 साल पहले जो स्टैंडर्ड लिविंग था उसकी कंपैरिजन में अब 8 गुना बेहतर हुआ हुआ यूएसए के अंदर पिछले 100 सालों में। नहीं था, 100 साल पहले क्या थी, एक तो वर्ल्ड वॉर्स भी हुई हैं, उसके अलावा वो बीमारियां भी बहुत होती थी, इतनी सेफ हेल्थ वगैरह की नहीं थी स्ट्रॉन्ग। तो 200 साल पहले अगर आपको बताया जाए तो 200 साल पहले एक एवरेज ह्यूमन लाइफ 30 से 35 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो कर सकता था। 30 से 35 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। अब कम से कम भी जो गरीब से गरीब कंट्री है उसमें भी, गरीब से गरीब तो नहीं खैर, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें 64 60 इस तरह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। अब प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस किया जाए किस तरह से। अब जो कंट्री एक्सपीरियंस होगा एक प्रोडक्ट बनाने में वो प्रोडक्टिव ज्यादा होगा। प्रोडक्टिविटी अब क्या है कि वो कितने टाइम में कितने यूनिट्स बना पा रहा है, कितने टाइम में कितने यूनिट्स बना पा रहा है। अब इसकी किस तरह से फोकस किया जा सकता है, अगर पाकिस्तान आज के दिन अपना स्पेस प्रोग्राम लॉन्च करने लगे, वो चाहता है कि वो चांद पे जाए, तो पाकिस्तान के पास तो कोई पहले मतलब कोई स्पेसशिप वगैरह बनाई भी नहीं है पाकिस्तान ने। तो हो सकता है पाकिस्तान को 8 साल लग जाए एक ऐसी स्पेसशिप बनाने में जो सेफली उनके एस्ट्रोनॉट को चांद पे लेके जाए, चांद से बाद में वापस लेकर आ जाए। लेकिन अमेरिका जो कि इतने सालों पहले उन्होंने चांद पे बंदा पहुंचा दिया था, अगर वो ऐसी स्पेसशिप बनाने लगे तो हो सकता है उनको 2 साल भी ना लगे ऐसी स्पेसशिप बनाने जो चांद पे जाए और वापस आ जाए। तो क्यों, उनके पास क्योंकि एक्सपर्टीज आ गई है, वो एक्सपीरियंस के साथ उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। अब इक्विपमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, उनके पास इक्विपमेंट ज्यादा होंगे, स्किल्स उनके स्किल्स ज्यादा होगी, उनका एक्सपीरियंस है, और टेक्नोलॉजी भी उनके पास ज्यादा बेहतर होगी क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं बेहतर टेक्नोलॉजी। अब लेबर यूनियंस कंपटीशन फ्रॉम अब्रॉड have far less impact on living standards। अब किस तरह से कंपटीशन फॉर अब्रॉड पे किस तरह से कि जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की निस्बत या चाइना की निस्बत बहुत ज्यादा कम
रिच पीपल मतलब अमेरिका में ज्यादा है, चाइना में ज्यादा है, पाकिस्तान में इतने ज्यादा नहीं है। तो पाकिस्तानी जो बंदा है अब लैम्बोर्गिनी वगैरह इतनी आसानी से अफोर्ड नहीं कर सकता। एक मिडिल क्लास पाकिस्तानी, एलाइट क्लास की बात नहीं हो रही, अभी मिडिल क्लास की बातें हो रही हैं। तो जो इम्पोर्ट्स वगैरह हैं इन चीजों पे है, वो स्टैंडर्ड लिविंग पे इतना फोकस ही नहीं होता क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब प्राइसेस राइसेस व्हेन द गवर्नमेंट प्रिंट टू मच मनी, ये बहुत मजे का सीन है। इन्फ्लेशन एक कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर क्या होता है कि प्राइसेस प्रोडक्ट्स की बढ़ने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने नोट ज्यादा छाप दिए होते हैं। अब मैं समझाता हूँ किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, आप गवर्नमेंट ने छापे हैं 1,000 रुपए, गवर्नमेंट ने पूरे मतलब कंट्री के लिए 1,000 रुपए छापे हैं, एंड प्रोडक्ट 1,000 ही मौजूद है मार्केट के अंदर, 1,000 प्रोडक्ट्स ही मौजूद है मार्केट के अंदर। अब क्या होगा, $1 की एक प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल मिलने लग जाएगी सबको, या ₹1 की एक प्रोडक्ट मिलने लग जाएगी सबको। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट गई और 2,000 रुपए छाप दिए, प्रोडक्ट्स तो अभी भी 1,000 ही थी, नोट 2,000 हो गए। अब क्या करेंगे, अब वही प्रोडक्ट जो पहले ₹1 का मिल रहा था वो ₹2 का मिलने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास नोट ज्यादा है, उसके बैक एंड पे प्रोडक्ट कम। जो प्राइस जो पैसा है ना हमारा, हम लोग यूं नहीं होता कि सिर्फ हम नोट नोट छापे जाएं एंड उससे चीजें परचेज कर लें। इस पैसे के बैक एंड के ऊपर कोई ना कोई रिसोर्स रखा जाता है, गोल्ड रखा जाता है, फॉरेन करेंसी रखी जाती है, और पाकिस्तान के हर नोट के ऊपर लिखा हुआ होता है कि अब वो अगर आप बैंक लेके जाओ वो नोट, और आप कहो कि इसके बदले में जो बैक एंड पे चीज पड़ी हुई है वो मुझे दे दें, तो बैंक आपको वो चीज प्रोवाइड करेगा। अब वो गोल्ड था या उसी प्राइस का कॉपर के ऊपर कर रहा है पाकिस्तान, या किसी और प्रोडक्ट के ऊपर कर रहा है जो कि नेशनल रिजर्व के अंदर सेव हुआ है, अगर डॉलर के साथ कर रहा है, तो वो गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की, आपको वो चीज प्रोवाइड करने की जिम्मेदार होगी। अब बिटकॉइंस के खिलाफ यही तो लोग जिक्र करते हैं कि बिटकॉइंस एक क्रिप्टो करेंसी है जिसके बैक एंड पे कुछ भी नहीं है। अगर कल के दिन क्रिप्टो करेंसी क्रैश करेगी तो उसके बैक एंड पे कोई बंदा किसी को गला नहीं पकड़ सकता कि भाई मुझे तो कहा गया था इसके बदले चीजें मिलेंगी, क्योंकि कोई फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन अगर पाकिस्तान का कंट्री फॉर एग्जांपल मॉनेटरी सिस्टम क्रैश करता है, तो आप ये नोट सारे ले जाके गोल्ड ले सकते हो, उसके बदले आपको गवर्नमेंट देना उनकी मजबूरी होगी, क्योंकि इस नोट के ऊपर ना लिखा हुआ है, ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है नोट। cause excessive growth in quantity of money which causes value of money fall, जो मैंने पहले बात कर दी है। अब ज्यादा पैसे होंगे तो ज्यादा इन्फ्लेशन होगी, जितनी जल्दी गवर्नमेंट प्रिंट करेगी उतनी ज्यादा तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अब आखिरी प्रिंसिपल क्या है, सोसाइटी फेसेस अ शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब क्या है शॉर्ट रन के लिए, क्या होता है, अब सोसाइटी की क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होता है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करते हैं। किस तरह से, अब इन्फ्लेशन हो रही है फॉर एग्जांपल एक कंट्री के अंदर, तो वो नोट ज्यादा छापना शुरू कर दिए, जो लोग अनएम्प्लॉयड थे अब उनको भी ही जॉब्स मिलेंगी क्योंकि मार्केट में नोट मौजूद हैं। सॉरी, गवर्नमेंट तो जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि जब नोट ज्यादा गवर्नमेंट छाप देगी, गवर्नमेंट नोट ज्यादा छाप देगी, तो उससे क्या होगा, जो लोग पहले नोट नहीं हासिल कर पाए थे उनके पास भी नोट आने शुरू हो जाएंगे। तो थोड़े अरसे के लिए तो वो सोचेंगे कि हमारे पास पैसे आना शुरू हो गए, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर उनको पता चलेगा कि ये पैसे आने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि इससे हम उतनी चीजें परचेज ही नहीं कर सकते जो हम पहले परचेज कर पाते।